फिल्म की शुरुआत एक लैब से होती है जहां एक चूहा गलती से पिंजरे में फंस जाता है। वहां वह कुछ सूंघता है और जांच करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसका सेवन करता है। इस बीच हमारा मुख्य पात्र सेबेस्टियन नामक एक वैज्ञानिक एक रसायन पर काम कर रहा है। उसके कंप्यूटर पर सूत्र, लेकिन दुख की बात है कि उसका अनुकरण विफल हो गया। हालांकि जब वह अपने खूबसूरत पड़ोसी पर नजर डालता है तो उसे एक विचार आता है और वह फॉर्मूले पर फिर से काम करता है। इस बार यह स्थिर है। समाधान के बारे में उत्साहित होकर वह अपने सहकर्मी लिंडा को बुलाता है और अपने सफल रसायन का प्रदर्शन करता है। उसके लिए सूत्र। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि उन्हें जल्द ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कॉल काटने के बाद लिंडा ने एक अन्य व्यक्ति मैथ्यू को जगाया, जो भी काम करता है वही लैब। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन लिंडा इसे तब तक गुप्त रखना चाहती है। सही समय। अगले दृश्य में वे तैयार होते हैं और भारी सुरक्षा वाली प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां सेबेस्टियन उपयोग करता है। प्रवेश करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट और पासवर्ड। अंदर वे ऐसे जानवरों को देखते हैं जो अदृश्य हैं और उन्हें केवल थर्मल इमेजिंग से देखा जा सकता है। मैथ्यू इसाबेल नामक गोरिल्ला के साथ बातचीत करता है, जो स्पष्ट रूप से उत्तेजित प्रतीत होता है। वह अपना थर्मल चश्मा लगाता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे काट लिया जाता है उसके हाथ में। इसके बाद इसाबेल पिंजरे से बाहर भागती है और कार्यालय में तबाही मचाती है। सेबेस्टियन और मैथ्यू पूरे लैब में अदृश्य गोरिल्ला का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वे कोने में नहीं पहुंच जाते। उसका बिना कोई समय बर्बाद किए सेबेस्टियन ने उसे शांत कर दिया, लेकिन सारा, एक पशु चिकित्सक, इंजेक्शन लगाने पर आपत्ति जताती है। अपेक्षित सीरम। हालांकि सेबेस्टियन ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और बेरहमी से कहा कि उसे उसके लिए काम पर रखा गया था, विशेषज्ञता और उसके पशुप्रेमी स्वभाव के लिए नहीं। बाद में लिंडा वह सीरम तैयार करती है जिसे सेबेस्टियन ने अदृश्य जानवरों को दृश्यमान बनाने के लिए विकसित किया था। दोबारा फिर वह इसे सावधानी पूर्वक इसाबेल की नसों में इंजेक्ट करती है। सीरम अस्थायी रूप से काम करता है, जिससे वह आंशिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही वह कार्डियक अरेस्ट में चली जाती है। इससे सभी कर्मचारियों में घबराहट फैल जाती है, जिससे उन्हें डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गोरिल्ला। सौभाग्य से योजना काम करती है और इसाबेल वापस जीवित हो जाती है। सीरम उसके दिल की धड़कन को भी स्थिर कर देता है, जिससे वह पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। लैब में हर कोई खुशी से झूम उठा और सारा इसाबेल के ठीक होने को लेकर आशावादी है। इसके बाद वे सभी जश्न मनाने के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं। अगले सप्ताह सेबेस्टियन अपने शोध निष्कर्ष पेंटागन समिति को प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम ने सफलतापूर्वक एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिससे जानवरों को अदृश्य किया जा सकता है। हालांकि जब डॉक्टर क्रेमर ने पूछा कि क्या उनमें उलटफेर हो गया है, तो सेबेस्टियन झूठ बोलता है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। यह स्पष्ट रूप से लिंडा और मैथ्यू को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन उन्होंने अभी चुप रहने का फैसला किया है। इसके बाद डॉक्टर क्रेमर ने टीम को चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द ही प्रत्यावर्तन नहीं मिला तो वे ऐसा करेंगे। प्रतिस्थापित किया। बाहर लिंडा सेबेस्टियन से झूठ बोलने का कारण पूछती है और वह बताता है कि क्या उन्होंने रिपोर्ट की थी। उनकी प्रगति के बाद पेंटागन इस परियोजना को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा। उन्होंने दुनिया को संभावित रूप से बदलने के लिए अनधिकृत मानव परीक्षणों के साथ आगे बढ़ने के अपने विचार का भी खुलासा किया। नोबेल पुरस्कार जीतो। यह मैथ्यू को चिंतित करता है, क्योंकि वह परिणामों के बारे में भयभीत है, लेकिन सेबेस्टियन इसे खारिज कर देता है। उसकी चिंताएं। बाद में सेबेस्टियन ने अपनी टीम को जोखिम भरी योजना के बारे में बताया और सारा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक खतरनाक प्रयोग को मिली समिति की मंजूरी। हालांकि सेबेस्टियन आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह घोषणा करता है कि वह प्रयोग का मुख्य विषय होगा। प्रक्रिया के दिन मैथ्यू सेबेस्टियन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मजाक उड़ाता है। उसका जल्द ही टीम सेबेस्टियन को प्रयोग के लिए तैयार करती है, उसे फोन से जोड़ती है और रोकती है। उसे बिस्तर पर। वह हृदय गति बढ़ने के कारण तनाव महसूस करना स्वीकार करते हैं। जैसे ही वे सीरम का विकिरण करते हैं और इसे सेबेस्टियन के पास लाते हैं, वह स्वयं इसे इंजेक्ट करने पर जोर देता है। यदि कुछ गलत होता है तो दूसरों को दोष देने से बचें। इंजेक्शन के बाद हर कोई उत्सुकता से परिणाम देखता है, लेकिन तत्काल कोई बदलाव नहीं होता है सेबेस्टियन के शरीर में। लेकिन कुछ मिनटों के बाद अदृश्यता के धब्बे दिखाई देने पर वह अचानक ऐंठने लगता है। उसकी त्वचा पर वह अपेक्षा से अधिक दर्द व्यक्त करता है और उसके महत्वपूर्ण संकेत अनियमित हो जाते हैं, संकेत देते हैं वह दौरे के कगार पर है। निरंतर अदृश्यता प्रक्रिया के साथ शेष सदस्य डिफाइब्रिलेटर तैयार करते हैं किसी भी आपात स्थिति के लिए। मैथ्यू उन्हें प्रतीक्षा करने की सलाह देता है, क्योंकि वे परिवर्तन के दौरान सेबेस्टियन को स्थिर होते हुए देखते हैं। अंत में वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है और फ्रैंक नाम का एक तकनीशियन उस पल को बुलाता है जब चरण परिवर्तन होता है।
हालांकि मैथ्यू ने उन्हें आश्वस्त किया कि सेबेस्टियन शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन वह बेहोश है। दर्दनाक अनुभव के लिए 17 घंटे बाद सेबेस्टियन दर्द से जागता है और लिंडा और मैथ्यू को मुड़ने के लिए कहता है। लाइटें बंद कर दें क्योंकि उसे आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वे समझाते हैं कि वह अपनी पारदर्शी पलकें बंद नहीं कर सकता। सेबेस्टियन फिर दर्पण के पास जाता है और फिर प्रयोगशाला क्षेत्र में लौटता है, जहां वह चौंक जाता है। सब लोग वे उसे देखने के लिए थर्मल चश्मे का उपयोग करते हैं और मैथ्यू और लिंडा उसे सेटिंग करते हुए वापस उसके कमरे में ले जाते हैं। अब अवलोकन मॉनिटर। बाद में सारा अपनी शिफ्ट के दौरान सो जाती है और सेबेस्टियन चुपचाप निरीक्षण में चला जाता है, उसे छूने के लिए जगह। जब वह उठती है तो वह बिस्तर पर होने का नाटक करता है। सारा ने लिंडा के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया, जो अनिश्चित है कि क्या यह वास्तव में हुआ था। बाद में मैथ्यू सेबेस्टियन से इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन सारा ऐसा न करने की सलाह देती है। मेडिकल जांच के दौरान सेबेस्टियन सारा को असहज करना जारी रखता है। टीम एक अदृश्य व्यक्ति के रूप में सेबेस्टियन के व्यवहार के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा करती है। रात में भी लिंडा की शिफ्ट के दौरान सेबेस्टियन उसके साथ खिलवाड़ करता है और अनुचित कदम उठाता है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। अगले दिन टीम सेबेस्टियन को वापस चरणबद्ध करने के लिए सीरम का उपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन वह शुरू हो जाता है। दम घुट रहा है और उसके अंग अनियमित रूप से प्रकट और गायब हो रहे हैं। वे उसे स्थिर करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति को समिति से गुप्त रखने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि वह कुछ समय के लिए अदृश्य रहेगा, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक सिंथेटिक मुखौटा बनाया। उसकी आंखों और मुंह के लिए छेद। सेबेस्टियन खुद को मास्क के साथ दर्पण में देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। अगले दृश्य में लिंडा और मैथ्यू घर से रिवर्सन सीरम फॉर्मूला पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका पता लगाने के लिए संघर्ष करना होगा। मैथ्यू स्वीकार करता है कि वह सेबेस्टियन जितना प्रतिभाशाली नहीं है, जो आसानी से सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेबेस्टियन लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गया। परीक्षण। वह इस बारे में मैथ्यू से बहस करता है, लेकिन लिंडा उसे सांत्वना देती है। अपने प्रयासों से असंतुष्ट महसूस करते हुए सेबेस्टियन ने उस रात प्रयोगशाला छोड़ने का फैसला किया। वह अपने सहयोगी कार्टर को सूचित करता है, लेकिन वह नियमों के कारण उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि सेबेस्टियन का कहना है कि वह नियम बदल सकता है, क्योंकि वह ही प्रभारी है। फिर वह कुछ घंटों में लौटने का वादा करते हुए परिसर से निकल जाता है। इसके बाद कार्टर ने लिंडा को फोन करके सेबेस्टियन के चले जाने की जानकारी दी। इस बीच सेबेस्टियन परिसर के बाहर पुलिस गार्ड देकर निकल जाता है। ट्रैफिक लाइट वह पास के कुछ बच्चों को डराता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपना कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वह अपने खूबसूरत पड़ोसी को उसके अपार्टमेंट में कपड़े उतारते हुए देखता है। यह महसूस करते हुए कि वह पूरी तरह से अदृश्य है, सेबेस्टियन के दिमाग में एक बुरा विचार आता है। वह अपना मुखौटा हटाता है और पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। फिर वह उस पर अनुचित हमला करने से पहले कुछ देर तक उसे घूरता रहता है। कुछ क्षण बाद लिंडा सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में पहुंचती है। उसका मुखौटा ढूंढती है और उसे इसका एहसास होता है। वह वहां गया है। प्रयोगशाला में टीम उसकी स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए उसे ढूंढने की तैयारी करती है। बाहरी दुनिया से एक रहस्य। अप्रत्याशित रूप से सेबेस्टियन लैब में लौटता है और दावा करता है कि वह केवल अपने अपार्टमेंट में गया था। कुछ चीजें प्राप्त करें। लिंडा ने जो देखा उसके बारे में उससे बात की और मैथ्यू ने बाहर जाने के उसके फैसले पर सवाल उठाया। जनता। जवाब में सेबेस्टियन ने प्रोजेक्ट लीडर के रूप में अपने अधिकार का दावा किया और अपने कार्यों का बचाव किया। जब वह आक्रामक होने लगता है तो लिंडा उसे धमकी देती है कि अगर वह चला गया तो वह समिति में उसकी रिपोर्ट कर देगी। प्रयोगशाला फिर से। अगले दिन मैथ्यू सोचता है कि उसने एक समाधान ढूंढ लिया है और टीम को समझाता है, लेकिन सिमुलेशन 95% पर टूट जाता है। इससे सेबेस्टियन बहुत क्रोधित हो जाता है और वह कमरे से बाहर निकल जाता है। बाद में वह सुरक्षा कैमरे से छेड़छाड़ करता है ताकि ऐसा लगे कि वह लैब में है। फिर वह लिंडा की जासूसी करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसी समय मैथ्यू आ जाता है। वहाँ सेबेस्टियन जो कुछ देखता है उससे क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह खिड़की तोड़ देता है। लिंडा को तुरंत संदेह हुआ कि यह सेबेस्टियन है, इसलिए वह कैमरों की जांच के लिए लैब को बुलाती है। हालांकि कैमरे से पता चलता है कि वह अभी भी अपने बिस्तर पर है। इस बीच एक विक्षिप्त सेबेस्टियन लैब में आता है और एक कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। अगले दिन जब सारा उन्हें भोजन देने के लिए पशु विभाग में प्रवेश करती है तो उसे पता चलता है। मरा हुआ कुत्ता और सेबेस्टियन का सामना करता है। हालांकि वह लापरवाही से किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं। सुरक्षा कैमरे में भी वह पूरी रात बिस्तर पर दिखा, लेकिन लिंडा को यकीन है कि सेबेस्टियन ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। फिर वह सभी को लैब में बुलाती है और वे सामूहिक रूप से अपने वरिष्ठों को सूचित करने का निर्णय लेते हैं। स्थिति के बारे में उनसे अनभिज्ञ सेबेस्टियन बाहर खड़ा है, उनकी योजना पर गौर कर रहा है।
अगले दृश्य में लिंडा और मैथ्यू अपने वरिष्ठ डॉक्टर क्रेमर के घर पहुंचते हैं और खुलासा करते हैं। उसके लिए सब कुछ उत्तरार्ध अंधिकृत प्रयोगों पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन आवश्यक कॉल करने के लिए सहमत हो जाता है। लोग कार्रवाई करें। उनसे अनभिज्ञ एक अदृश्य सेबेस्टियन बाहर से सब कुछ देख रहा है। लिंडा और मैथ्यू के जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन लाइन नीचे प्रतीत होता है। फिर कहीं से सेबेस्टियन प्रकट होता है, क्रेमर को पूल में खींचता है और बेरहमी से डुबो देता है उसे पानी में। अगले दिन जब लिंडा लैब में लौटी तो सेबेस्टियन ने उसे यह कहते हुए चौंका दिया कि ऐसा होगा। एक व्यस्त दिन मैथ्यू ने खुलासा किया कि वह सुबह 3 बजे वापस आया और तब से लैब में घूम रहा है। तब कुछ ही समय बाद दोनों को पता चला कि क्रेमर कल रात रहस्यमय तरीके से अपने पूल में डूब गया। हैरान होकर लिंडा ने जनरल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन लाइन बंद हो गई और उन्हें इसका पता चला। उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जल्द ही समूह को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उनकी पहुंच हटा दी है, जिससे वे फंस गए हैं। प्रयोगशाला में उसकी तलाश करते समय वे बाहर एक तकनीशियन का शव देखकर भयभीत हो जाते हैं। दरवाजा जैसे ही समूह घबराने लगता है, एक अदृश्य सेबेस्टियन उनका सामना करता है और कहता है, मुझे आनंद आता है यह शक्ति अब। लेकिन लिंडा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह मोशन डिटेक्टर चालू कर देती है और सेबेस्टियन को देख लेती है। मॉनिटर पर मैथ्यू और कार्टर उसे ढूंढते जाते हैं, जबकि बाकी लोग निगरानी करते रहते हैं। हालांकि सेबेस्टियन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और मैथ्यू ने गलती से एक पाइप मार दिया, जिससे सेबेस्टियन बन गया। वाष्प के कारण दिखाई देता है। फिर एक तीव्र विवाद शुरू हो जाता है, जो बेचारे कार्टर के घातक रूप से घायल होने के साथ समाप्त होता है। इसके बाद सेबेस्टियन भाग जाता है और मैथ्यू को सुरंग में बंद कर देता है। वह मैथ्यू के पक्ष में रहता है, तापमान बढ़ाकर और प्रतिपादन करके खुद को अदृश्य बना लेता है। चश्मा बेकार। लिंडा मैथ्यू की मदद करने के लिए बाहर जाती है और बाकी लोग कार्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद सारा और फ्रैंक कार्टर को ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। उसके घावों से सारा रक्त चढ़ाने के लिए रक्त लेने जाती है, जबकि फ्रैंक कार्टर के साथ रहता है। दुर्भाग्य से जब वह प्रयोगशाला से रक्त के पैकेट प्राप्त कर रही थी, उसने सेबेस्टियन की बात सुनी। कमरे में प्रवेश। तुरंत कार्रवाई करते हुए वह फर्श पर खून बहाती है और इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि इससे वह दिखाई दे सकता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, वह उसे आश्चर्यचकित कर देता है और दूसरी तरफ से उसे पकड़ लेता है। सारा ने उस पर आखिरी बचा हुआ पैक उड़ेल दिया, लेकिन उसने उस पर कब्जा कर लिया और बेरहमी से मार डाला। उसका दूसरी ओर लिंडा और मैथ्यू फ्रैंक को वैसे ही ढूंढते हैं, जैसे कार्टर अत्यधिक नशे के कारण मर जाता है। रक्त की हानि। साथ में वे सारा की तलाश में प्रयोगशाला में लौटते हैं, लेकिन वहाँ उसका मृत शरीर मिलता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही फ्रैंक का ध्यान भटकता है, सेबेस्टियन उसके पीछे से चुपचाप आता है और उसे मार डालता है। धातु का मुकुट। वह इससे मैथ्यू को भी घायल कर देता है और उसे और लिंडा दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है। घबराकर लिंडा डक्ट टेप का उपयोग करके मैथ्यू के घाव को बंद करने में सफल हो जाती है। फिर वह फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। इस बीच सेबेस्टियन भागने की तैयारी करता है और विस्फोट के लिए सामग्री जुटाता है। प्रयोगशाला। वह इसका परीक्षण करने के लिए एक मिश्रण मिलाता है और उसे ग्रेनेड की तरह फेंकता है। कुछ समय बाद लिंडा डिफाइब्रिलेटर के साथ एक चुंबक बनाती है, जो अंततः उसे अनुमति देता है। लीवर खींचकर दरवाजा खोले। वह मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसे गर्म करने के लिए आग जलाती है। फिर वह एक फ्लेम थ्रोअर पकड़ लेती है और सेबेस्टियन को खोजना शुरू कर देती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन मिश्रण का उपयोग करके एक बम बनाता है, जिससे वह फट जाता है। 5 मिनट में उसे निराशा हुई जब वह लिफ्ट में भागने की कोशिश करता है। लिंडा उसे पकड़ लेती है, उसे आग लगा देता है। जैसे ही सेबेस्टियन भाग जाता है, लिंडा स्प्रिंकलर सिस्टम को सक्रिय कर देती है। उसे उम्मीद है कि इस बार वह उसे आसानी से आते हुए देख सकेगी, लेकिन दुख की बात है कि सेबेस्टियन उस पर घात लगाकर हमला करता है। दोबारा वह उस पर बुरी तरह से हमला करता है और अपने पैर से उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू वहां पहुंच जाता है ठीक समय पर और सेबेस्टियन को बाहर कर देता है। दुष्ट आदमी तुरंत वापस आता है और दोनों पर अपना क्रॉबर घुमाने का प्रयास करता है। हालांकि वह पूरी तरह से चूक जाता है और इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकरा जाता है। परिणाम स्वरूप उसे भूनकर गूदा बना लिया जाता है। यह मानते हुए कि सेबेस्टियन की मृत्यु हो गई है, लिंडा और मैथ्यू छिपे हुए बम की खोज शुरू करते हैं, लेकिन इसे ढूंढने में असफल रहे। जल्द ही बम में विस्फोट हो जाता है, लेकिन वे एक सुरक्षित स्थान पर छिपने में सफल हो जाते हैं। फिर दोनों लिफ्ट के माध्यम से आपातकालीन सीढ़ी का उपयोग करके इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे चढ़ना शुरू करते हैं तो सेबेस्टियन अप्रत्याशित रूप से आता है और लिंडा को उसके पैर से पकड़ लेता है। अपने संघर्ष में वे लिफ्ट पर वापस गिर जाते हैं, जिससे वह वापस नीचे गिर जाती है।
गंभीर चोटों के बावजूद वे लड़ना जारी रखते हैं। तभी अचानक विकृत सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। उसे चूमता है। इस व्याकुलता का फायदा उठाते हुए लिंडा केबल पकड़ लेती है और लिफ्ट को छोड़ देती है। इस वजह से सेबेस्टियन आग में गिर जाता है, जबकि लिंडा सुरक्षित ऊपर चढ़ जाती है। फिल्म लिंडा और मैथ्यू के पुनर्मिलन और इमारत से जीवित बाहर निकलने के साथ समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत देना। अगले वीडियो में धन्यवाद।